हमारी इस टाइम की अंतिम कवि पूनम अरोड़ा पिछले एक दशक से कविताएं लिख रही हैं और इन्होंने अपना एक अलग भाषा संसार रचा है। जहाँ तक मैंने इनकी कविताओं को पढ़ा है तो मैं आप पूनम अरोड़ा से आग्रह करूँगी कि वो अपनी पसंद की कुंवर नारायण जी की कविता पढ़ें और उसके बाद अपनी कविताओं से जरूर करवाएं। पूनम अरोड़ा। आप सभी को सबसे पहले नमस्ते। आवाज़ ठीक है मेरी? और मुझे खुशी है कि मिसेस नारायण आज यहाँ पर है, क्योंकि जब हम किसी ऐसे लेखक को इकट्ठा होकर याद करते हैं जिन्होंने एक पूरा भाषा संसार रचा है, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जब आपने उन्हें एक लंबे समय तक अपने साथ अपनी ज़िंदगी में जिया है और आज एक अंतराल के बाद आप देखते हैं कि पूरी पीढ़ी उनको आज भी याद कर रही है, तो मुझे लगता है हमारा सौभाग्य है आपके सामने फिर से उनके लिखे शब्दों को प्रस्तुत करना, आपके सामने उनकी कविताओं को फिर से पढ़ना। और उदयन जी आपको बहुत शुक्रिया, आप यहाँ हैं। बाकी श्री सर नमस्ते, आप यहाँ हैं, मुझे बहुत खुशी है। और मेरी दोस्त आई है यहाँ पर बहुत दूर से, मुझे इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा लगता है कि आप ब्लेस्ड हैं कुछ लोगों से जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए या नहीं बनाए लेकिन खुशनुमा ज़रूर बनाते हैं। तो आप सबको शुक्रिया आने के लिए। तो अब मैं कविता शुरू करती हूँ मध्यम उजाले से। कभी कभी एक फूल की खिलते ही उस पर मुक्त हो जाता है पूरा जंगल। देखते देखते फूल ही फूल हो जाता है उसका तन मन, उसका जल थल, उसका प्रतिबंध। यह सिर्फ आरण्यक का दूसरा हिस्सा है। उसके पहले हिस्से में फूल नहीं था, न उस पर कोई विमर्श, केवल एक प्रश्न था। केवल एक प्रश्न था कि जिस बीच में निवर्त है पूरे वृक्ष की वंशावली, उसके विकास की तमाम शाखाओं, प्रशाखाओं, जातियों, प्रजातियों, चक्रों, कुचक्रों, क्रमों, उपक्रमों में होती हुई कैसे उसकी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर बची रह पाती है एक विनम्र सुंदरता। किसी दिन कोमलाती सी आवाज में उसने कहा होगा, अब मुझे जाना है। विदा कहते ही अंग अंग अनेक उपमानों में बदल गई होगी उसके जाने की एक एक भंगिमा। पहले वह रह गई होगी जैसे सुगंध, फिर जैसे रूप, जैसे रंग, जैसे रस, फिर पंखुड़ी पंखुड़ी बिखर गई होगी जैसे एक साम्राज्य। लेकिन जाते जाते एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा होगा, किसी की कल्पनाओं में छूट गई अपने लिए एक अलौकिक कवि, एक अलौकिक छवि, और अपने से ही अधिक सुंदर कुछ देखकर ठगी सी रह गई होगी कहीं धरती और आकाश के बीच एक अस्त व्यस्त छाया चित्र। किसी पुरा कथा के मध्यम उजाले में एक अधूरी रचना लौटती है पृथ्वी पर बार बार। एक अधूरी रचना लौटती है पृथ्वी पर बार बार, खोजती हुई उन्हीं अनमनी आंखों को जो देखती हैं जीवन को जैसे एक मिटता सपना और सपनों में रख जाती है एक अमृत जीवन। मेरी इस कविता का शीर्षक है समुद्री लोनिया। एक रात के अलाव से जो लावा निकला था उसने अबोध स्त्री के माथे पर शिशु उठा दिया। शिशु जब जब रोया अकेला रोया। अबोध स्त्री के हाथ अपरिपक्व थे और स्तन सूखे। किसी बहरूपी ने एक रात एक लंबी नींद स्त्री के हाथ पर रख एक गीत गाया। शिशु के कारी माथे लगा। देवताओं ने चुपचाप सृष्टि में तारों वाली रात बना दी। गीत गूंजता रहा सदियों तक। अबोध स्त्रियां जलती रही कल्पनाओं के शिशु और बहरूपी पिता सुनाते रहे समुद्री रोटियां।
इस कविता का शीर्षक है भाषा का स्पर्श। मैं पूछना चाहती थी, क्या जानते हो अग्नि के शोक? मैं पूछना चाहती थी, क्या जानते हो अग्नि के शोक? मुझे मोहित करते हैं अग्नि के अवशेष। सप्ताह के किसी दिन की रिक्तता में कहो मुझसे कि प्रेम है तुमसे। सप्ताह के किसी दिन की रिक्तता में कहो मुझसे कि प्रेम है तुमसे, और विस्तार करो इस तर्क पर बहुत देर तक, जब तक तुम्हारी सहमति एक विरोध नहीं बन जाती। मेरे योग्य किसी भाषा का स्पर्श खोज लाओ, मेरे योग्य किसी भाषा का स्पर्श खोज लाओ, लपेट लो उस आसक्ति में मुझे जिसे पिछली सर्दियों में गवा दिया था तुमने। इस कविता का शीर्षक है चिड़िया के कुछ काम। फिर से तुम्हारा माथा स्मरण हो आया, फिर से तुम्हारा माथा स्मरण हो आया, जिस पर वापसी की संभावना के कपोत अभी अभी उठे थे। फिर से तुम्हारा माथा स्मरण हो आया, जिस पर वापसी की संभावना के श्वेत कपोत अभी अभी उठे थे। वीरान इलाकों में सूक्ष्म ध्वनियों का विरोध तुम्हारा अपराध तो नहीं, मेरी एकत्र कल्पना में बाधा जरूर है। वीरान इलाकों में सूक्ष्म ध्वनियों का विरोध तुम्हारा अपराध तो नहीं, मेरी एकत्र कल्पना में बाधा जरूर है। अपने वहां खड़ी हूँ जहां मेरी जड़ों को अभद्र आदेश दिए गए हैं। यहाँ चिड़ियों के कुछ पंख गिरे हुए हैं, उन पर रक्ताब चींटियां अंडे दे रही हैं, और तुम्हारा अंतःकरण कभी कभी आंधी हो उठता है। ये कविता मेरी ऋषिकेश सीरीज की है, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है पीड़ा का बाज। देखने की भूमिका क्षणिक होती है, देखने की भूमिका क्षणिक होती है, उससे भी क्षणिक है कहने की भूमिका। स्वर को एक झटके से मुक्त कर लेना सरल हो सकता है, लेकिन उसकी पीड़ा अंतहीन असीम उड़ान भरता हुआ एक बाज हो सकता है मेरी जान। बाज को उड़ते देखना कभी ध्यान से, बाज को उड़ते देखना कभी ध्यान से। पीड़ा का स्थान सबसे पवित्र है हृदय में, पीड़ा के आंसू सबसे महंगे। बीटल्स आश्रम के मोक्ष पाए और चलमलाते दरवाजों खिड़कियों को गौर से देखा मैंने एक आंधी की ओर में। कई प्रेमी जोड़े घूम रहे थे वहां, लेकिन बिना हाथ थामे एक दूसरे का, जैसे पीड़ा की बाज में उनके ऊपर से भी उड़ान भरी हो। एक जर्जर रसोई थी वहां, जिसके उसके आकाश में थे 6000। मैंने तुम्हें बहुत याद करना चाहा वहां मेरी जान, जैसे ये रसोई मेरी ही थी, और तुम इंतजार में थे मेरे पकाए किसी स्वादिष्ट पकवान के लिए। तभी एक बाज उड़ता दिखाई दिया मुझे, मैं जान गई ये पीड़ा का बाज था। मैं जान गई ये पीड़ा का बाज था, लेकिन मैंने सस्ती वस्तु होना नहीं चुना। मैंने सस्ती वस्तु होना नहीं चुना, मैंने अपने आंसू का एक कतरा भी नहीं बहने दिया बीटल्स आश्रम में। मैं गर्व से मुस्कुराई, गर्व से जर्जर खिड़की के बाहर झांका। गर्व ही था जो मेरी आखिरी पूंजी था। मेरे शरीर की भाषा की कोई मात्रा, मेरे शरीर की भाषा की कोई मात्रा गलत नहीं थी। मुझे लगा मैं अच्छा अभिनय कर लेती हूँ आजकल। किस्सों की कला शायद मेरे शरीर के दिलों में है, इसलिए तो अक्सर कहते हो मुझसे चेहरा चमकता है तुम्हारा। मैं ये जानती हूँ मेरी जान कि मेरे सर पर रोज बाज बन जाता है। ये कविता मेरी कविता संग्रह से ही है, जिसका शीर्षक भी वही है, कामना नहीं करता। तुम इतने बोधगम्य हो जैसे समाधिस्थ बुद्ध के पास पड़ा एक काम नहीं करता। तुम इतने बोधगम्य हो जैसे समाधिस्थ बुद्ध के पास पड़ा एक काम नहीं करता। मैं तुम्हारे प्रेम में अपनी सब कोमल कविताएं वो विनम्र पत्ते बना दूंगी।
जो अपने पतन को पूर्व से जानते हैं, मैं खुद को क्षमा कर दूंगी। और ये इस तरह की आखिरी कविता है, चेतना का फूल। स्पर्श, चुंबन, आलिंगन, देह का समागम। स्पर्श, चुंबन, आलिंगन, देह का समागम, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रेम में तुम्हें। हाँ, एक फूल दे सकती हूँ, बुद्ध की चेतना से लिया था एक दिन, क्या ले पाओगे उसे? धन्यवाद। इसलिए अपना बहुत अच्छी कविताएं सुनाई आपने। स्पर्श, जो हम जिसको बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं और पिछला 4 साल याद करेंगे तो वही स्पर्श, वही आलिंगन फॉर ग्रांटेड अब हम नहीं ले सकते। हम नहीं जानते कि कब हमें स्पर्श और आलिंगन से महरूम हो जाना पड़ेगा किसी एक छोटे से वायरस के कारण या तमाम ऐसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं सीरज सक्सेना जी को बुलाना चाहूँगी और उनसे आग्रह करूँगी कि वो इस कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन करके करें और हमें बताएं कि इन 10-8 दिनों में उनका अनुभव क्या रहा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद वागीश जी से आज मिलना हुआ और वागीश जी आपका बहुत ही हृदय से मैं आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और 150 घंटे की दूरी तय करके आप यहाँ आए। और भरत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजयन जी भी आए हैं आज, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ध्रुव जी भी हैं, अनल जी भी हैं और आप सभी लोग अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भारती जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो खास यहाँ आई हैं और बहुत दिनों बाद वो घर से बाहर निकली हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ आकर अच्छा लगा होगा। और दिनेश जी का, पूनम जी का, प्रसाद भाई का और सुभाषीष का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कविताएं, सुंदर कविताएं सुनाई और अपनी पसंद की कुंवर जी की भी एक कविताएं पढ़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बड़ा अच्छा संचालन किया। थैंक यू।